जोर से छपाक की आवाज़ होती है और वो पीछे मुड़ के देखता है तो एक लड़की नदी में डूब रही होती है। वो बिना कुछ सोचे विचारे नदी में कूद जाता है और उस लड़की को बाहर निकालता है। लड़की फिर से नदी में कूदने की कोशिश करती है, पर वह उसे कस के पकड़े रहता है और लड़की थक कर बैठ जाती है और ज़ोर-ज़ोर से रोने लगती है। मुझे मर जाने दो, किसी को मेरी परवाह नहीं, मैं जीकर क्या करूँगी? वह लड़की सुबकते हुए वहीं बैठ जाती है। संतोष उसकी पीठ से टंगा बस्ता उतार देता है। लड़की सुबकते-सुबकते खामोश हो जाती है। पहले मुझे सारी बात बताओ। अगर कोई रास्ता निकला तो ठीक, नहीं तो फिर तुम्हें जो चाहे वो करना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, संतोष ने धैर्यपूर्वक कहा। मेरा नाम पिंकी है। यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर मेरा गांव जखोरा पड़ता है। मैं पासी जाति की हूँ। इसी साल मैंने इंटर किया है। मैं आगे पढ़ाई करना चाहती हूँ, पर मेरे माँ बाप को मेरी पढ़ाई में कोई रुचि नहीं है। वो मुझे ताने देते हैं, मुझे गालियाँ देते हैं, इसीलिए मैं आत्महत्या करने जा रही हूँ। पढ़ाई-लिखाई तो अच्छी बात है, पढ़ाई का शौक़ तो मुझे भी था। मैं जब 10 साल का था तो पिताजी को साँप ने काट लिया। माँ पोलियो से पीड़ित थीं, कहीं आ-जा नहीं सकती थीं। घर का सारा भार मेरे पर आ गया। घर में सिर्फ़ एक भैंस थी, उसी भैंस के सहारे मैंने और माँ ने अपना पेट पाला है। अब भी मैं भैंसें चराता हूँ, उसी से मेरा घर चलता है। संतोष ने मैदान में चर रही भैंसों की तरफ इशारा करते हुए कहा। तुम्हारे पास जीवन यापन का साधन तो है, रिश्तों के नाम पर अपनी माँ तो है, पर मेरे तो ना माँ अपनी, ना बाप अपना, दोनों बचपन में ही गुजर गए। अच्छा, तो ये तुम्हारे बड़े माँ-पापा हैं? संतोष ने अनुमान लगाते हुए कहा। नहीं, दूर-दूर तक उनका मुझमें कोई अंश नहीं। जब मैं 6 साल की थी, तब पिताजी चल बसे। माँ ने दूसरी शादी कर ली। जब मैं 10 साल की हुई, तो माँ स्वर्गवासी हो गई। तो उस सौतेले पिता ने दूसरी शादी कर ली। इस तरह मेरे दोनों ही सौतेले हैं। जैसा कि तुमने बताया, तुम्हारे माँ-बाप दोनों ही बचपन में चल बसे थे, पर आज तुम इंटर कर चुकी हो। इसका मतलब तो तुम्हारे माँ-बाप ने तुम्हें पढ़ने दिया, फिर अब क्या दिक्कत हो गई? सौतेली माँ की चलती तो वो छठी में ही मेरी पढ़ाई छुड़ा देती, पर मैं ज़िद्दी थी। उनके तीनों बच्चों को संभालती रही, घर का काम भी करती रही और स्कूल भी जाती रही। स्कूल में मेरी हाज़िरी कम थी, पर स्कूल की अध्यापिका मेरी समस्या को समझती थी। इसी वजह से मैं 12वीं कर पाई। ठीक है, मुझे तुम्हारी समस्या समझ आ गई, पर मरना तो इसका समाधान नहीं है। ऐसा करते हैं, मेरी माँ के पास चलते हैं। वो बहुत समझदार हैं। वो ज़रूर इसका कोई हल निकाल लेंगी। संतोष ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तो वो राज़ी हो गई। नदी से कुछ कदम की दूरी पर ही संतोष का घर था। वह जाति से मल्लाह था। उसने घर के बाहर रखी हुई उल्टी नाव पर किताबें कापियां सूखने के लिए फैला दी और माँ को पुकारा, माँ माँ। आज इतनी जल्दी आ गए? घर से बाहर निकलते हुए माँ ने पूछा और एक लड़की को अपने बेटे के साथ देखकर चौंक गईं। माँ, ये पिंकी है, जखोरा गांव की। अपनी जान देने के लिए नदी में कूद पड़ी थी। मैंने देख लिया तो बाहर निकाला। यह कहकर उसने पिंकी की सारी कहानी माँ को सुनाई। पिंकी की कहानी सुन मकई देवी की आंखें भी भर आई और गला रुंध गया। बेटा, तेरा कोई रिश्तेदार नहीं है? कोई ऐसा सगा संबंधी जिससे बात की जा सके? मेरा मतलब तेरी मामी, मौसी, कहकर वो उसकी तरफ देखने लगीं। जब तक माँ जिंदा थीं, सभी का आना-जाना लगा था, पर माँ के जाने के बाद जैसे सारी डोर ही खत्म हो गई। मुझे किसी के बारे में
कुछ नहीं पता। कोई बात नहीं, आज तू आराम कर, कल सुबह तेरे गाँव चलेंगे। चल, मैंने रोटी बना दी है, तुझे गरमागर्म रोटी खिलाती हूँ। रोटी खाते हुए पिंकी की आंखें नम हो गई। एक रोटी और ले, मकई देवी ने उसकी थाली में रोटी डालते हुए कहा तो वो मकई देवी को देखकर रोने लगी। अरे रोती क्यों है? क्या बात है? कल सुबह चलेंगे तेरे यहाँ, सब ठीक हो जाएगा। नहीं चाची, बस माँ की याद आ गई। वो भी ऐसे ही अपने हाथों से रोटियां खिलाया करती थी। माँ के जाते ही दुनिया कितनी बदल जाती है। पढ़ाई की जिद में मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया था, पर किसी को मेरी परवाह नहीं। अगर तू चाहे तो मुझे माँ कह सकती है और कल चलेंगे तेरे घर। कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकलेगा, मुझे पूरा विश्वास है। मकई देवी ने स्नेह से उसके माथे पर हाथ फेरते हुए कहा।